हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपका 6 है और इसमें हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, कि जो हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम था वहाँ पे किस तरीके की हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और अभी आपने बिल्कुल हम लोग जो समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही थी, कैसे एक सत्ता आ रही थी, दूसरी सत्ता का किस तरीके से वर्चस्व गिरता है और बाद में किस तरीके से वो फिर से अपने वर्चस्व को बना लेती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता होगा। तो यहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है। ठीक है, कि उस टाइम पे वो काफ़ी प्रभुत्व पे थी और आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद से कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गया था। एक क्या था आपका, कांग्रेस आर था, एक था ओ। आर में कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, और ओ में कौन थे, जो अदर कांग्रेस के अंदर के ही थे। उन्हें विपक्षी आप नहीं कह सकते हो, बट उनका कुछ अलग ही, वो कह रहे थे हम असली कांग्रेसी है। लेकिन इंदिरा जी ने साबित कर दिया। 40% अकेले वोट कौन मतलब सीटें कौन हासिल किया था, तो इंदिरा जी ने किया था। इसलिए यहाँ से ये सीधे पता चलता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है एक बार तो डगमगाती है। डगमगाती कब है कि 1965-66 के बाद से वो थोड़ा स्थिति गड़बड़ होती है। 61 के चुनाव में भी कुछ स्थितियाँ हमें साफ नहीं दिखाई दी थी, बट जब 67 का चुनाव होता है, 71 में फिर से 67 में तो हुआ, उसके बाद उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग वंग करके दोबारा से 71 में चुनाव कराया जाता है, जो 5वें नंबर का चुनाव होता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जो उन्होंने अपनाया था कि हम इस तरीके का ये ऑप्शन लेते हैं कि महिलाओं के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए हम अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। और उससे लोग प्रभावित होकर क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पे पद पे, सत्ता पे ला देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो पब्लिसिटी थी वो बढ़ चुकी थी। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे देखिए पब्लिसिटी बढ़ती है ना, तो गिरना भी जब इतनी स्पीड से एक इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, या इकोनॉमिक्स के जितने भी ये इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कहते हैं, यही उनका मानना होता है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि ये लोग कहते थे, जो अर्थशास्त्री होते थे, कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अच्छा होगा कि धीरे धीरे ग्रोथ करें। यदि स्पीड में ग्रोथ की तो पक्का है कि वो बहुत स्पीड में नीचे जाएगी। और जब यानी कि ऐसे ग्रोथ करके डायरेक्ट ऐसे ही लौट आए ना, ये सही नहीं है। अभी भी आकार की हमारी इंडिया की इकोनॉमी कभी ऐसे जा रही, कभी ऐसे जा रही। दैट मीन्स भी आकार का मतलब है कि कभी ऊपर कभी नीचे ये होती रहती है। ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट कह दिया जाए कि ऐसे, हमने मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एकदम से आते हो और सीधे सीधे मतलब कि इतना जल्दी तरक्की पा जाते हो ना, आपको कुछ मजा ही नहीं मिलेगा, कैसे क्या हुआ, मतलब भागम भाग वाली ज़िंदगी रहेगी। और अचानक से एक दिन ऐसा आएगा, हताश हो गया, आपकी वो सारी की सारी नीचे इतने गर्त पे आ जाएगी कि फिर आप उठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी बहुत अच्छे जोन में पहुंच चुके थे। और जो लो लेवल का जोन मिलेगा ना, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे आप। इसलिए बेहतर है थोड़ी समस्याएं हो, थोड़ी परेशानियां हो और थोड़े सुख हो, उसके बाद हमें सफलताएं मिले, सो दैट बहुत अच्छा होता है। हम यदि गिर भी जाते हैं तो संभलने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसमें हो रहा था कि स्पीड में तो यहाँ पे बढ़ी कांग्रेस, लेकिन जैसे ही नीचे आती है फिर देखिए कैसे आती है। यहाँ पे जो आता है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, इसमें आपातकालीन कुछ घटनाएं हुई थी। अब इंदिरा जी की सरकार ही चल रही है। 1982 में हमने बात की थी कि उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी उससे पहले तो चल रही है ना। अभी ये आपातकालीन वगैरह 1975 के अंदर आया था। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या बातें पढ़नी हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1971 के चुनाव की बात तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्या हुआ था कि इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही थी। पहले क्या था कि वो सबको समेट के चलने वाले सिद्धांत को ज़्यादा मानते थे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी दो खेमों में बैठ ही चुके थे, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि सबको समेट के चलना इनका सिद्धांत था। और उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी, और 1973 से 75 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर भी, यानी कि जो अंतर दिख रहा था हमें, वो और भी क्या हो जाता है, स्पष्ट हो गया। और इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियों ने घेर लिया।
यानी कि अब चुनौतियां ये 1973 से आप देखेंगे 1975 के बीच भाई साहब जो हुआ ना, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि 1973 से 75 के बीच आए बदलावों की जो परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई और 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कब कर दी गई थी? जून माह में 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और ये आपातकाल ना मतलब बिल्कुल निराधार था। देखिए किस आधार पे किया जाता है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि आपातकाल तो हुआ ही, और उसके बाद आमतौर पर जो आपातकाल हमारे मन में युद्ध और आक्रामक अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौन सी थी। लेकिन क्या हुआ कि अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई। इनको अपने में ही भरोसा था नहीं, वो तो आप पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इनका मन जो करता था, इंदिरा गांधी जी पावरफुल थी, सब कुछ था, इनमें पता है क्या था, एक दिक्कत क्या थी कि इनका जब मन करे, आधी रात को मन किया कि आज इसमें बदलाव करना है तो भैया करना है, फिर कोई भी नहीं रोक सकता इनको, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इनका ऐसा था। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं इन्हें फिर बाद में सत्ता में नहीं आने देता है। तो इसके बाद सत्ता में क्या डेथ ही हो जाती है। लोगों को अब लगा था कि ये रहेंगी तो कुछ फैतरा फिर से खेलेंगी, तो उनके जो बॉडीगार्ड थे वही मार देते हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि जो हमारे देश में ये स्थितियां बनी ना, कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली थी। और देश में जो आपातकालीन था ये बताया गया। देखिए युद्ध की स्थिति में लगे अच्छी बात है, आर्थिक संकट में लगे अच्छी बात है, बट ये कहाँ पे लग रहा, अंदरूनी गड़बड़ी में लग रहा। ठीक है, और आपातकाल के लिए पर्टिकुलर 3 आपातकाल लगते हैं देश में। तीनों आपातकाल के लिए अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं और ये आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे कि उन तीनों आपातकाल के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, प्लीज़, इतना बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप सभी को ये आता होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपातकाल की जो घोषणा जिस नाटकीय रूप से हुई थी उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ और आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई। कांग्रेस क्या हो गई, हार जाती है, क्योंकि 1971 में आपने तो बहुत ज़्यादा गुल खिला दिए, तो 1977 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस हार जाती है। और इस अध्याय में हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक तौर पर केंद्रित करेंगे। और यहाँ पे साथ ही हम क्या करेंगे कि कुछ सवालों पर भी नज़र डालेंगे जो कि विवादास्पद थे। और इसके बाद देखिए क्या क्या हैं सवाल, क्या क्या हैं, जैसे कि आपका है आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था? आपने अंदरूनी समस्या का रीजन लेके आपातकाल लागू कर दिया, क्या ऐसा करना यहाँ पे जरूरी था? और दूसरा आता है कि आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था। किसी को समझ में नहीं आया था कि भैया रातों रात क्या हो गया कि आपने आपातकाल लागू कर दिया पूरे ऑल ओवर कंट्री में। और इसके बाद क्या होता है कि दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए और आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे हैं, कि जो इंडियन डेमोक्रेसी थी उसे क्या क्या सीखने को यहाँ से मिलता है, जो इमरजेंसी लगाई जाती है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो दी गई है, होता क्या था कि यहाँ जब भी राजनीतिक मुद्दों के बारे में कोई भी एडिटोरियल लिखना है तो उसे क्या कर दिया जाता था, ब्लैंक करने को कह दिया गया कि किसी की हिम्मत नहीं, खबरदार, सेंसरशिप लगा दी गई थी कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। और ये न्यूज़पेपर की जहाँ जहाँ पे संपादकीय आ रही थी सारे को खाली छोड़ दिया गया था। जितने भी न्यूज़पेपर थे, ये तो नई दुनिया का है, जितने भी न्यूज़पेपर होते, चाहे दैनिक भास्कर हो, द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी उस टाइम के चल रहे थे सब पे क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया कि आप क्या करोगे, संपादकीय कतई नहीं छापने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि संपादकीय से लोग अपने विचार रखते हैं और वहाँ से लोग जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो सारी चीज़ें रखते हैं अपने, और जब मुद्दे रखते हैं तो फिर हम लोग ज़्यादा बोलते हैं ना कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर का संपादकीय, इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और इन्होंने यही किया कि उसे हटवा दिया था। ठीक है, खैर अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना और डिटेल से समझ में आएगा कि हुआ क्या क्या था, आखिर रीजन क्या क्या था। तो यहाँ पे जो आपातकाल की पृष्ठभूमि है जरा इसको देखते हैं। हुआ क्या था कि 1967
यानी कि 1967 आपको पता है कि चुनाव हुए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको देख भी चुके हैं। और इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। इंदिरा गांधी जी कैसे आई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से। और 71 में एक और इन्होंने काम किया था, और वो क्या किया था कि जब बांग्लादेश के साथ इन्होंने मतलब उसकी हेल्प की, तो भाई साहब इनका तो मतलब चार चांद ही लग गए इनकी लोकप्रियता पे। और ये कहाँ पे आ गई, सत्ता पे, वो भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, लोकसभा भंग करा दी थी और दोबारा चुनाव कराने की बात कर दी कि अभी मज़ा नहीं आ रहा, वो कम मेजोरिटी के साथ और इधर जोड़ तकोड़ वाली सरकार के साथ काम करने में अच्छा नहीं लग रहा। अब हम करेंगे अच्छे से चुनाव, और अच्छे से जब हमारी बहुमत की सरकार आएगी तब मज़ा आएगा। और फिर वही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी लोकप्रियता थी वो तो बहुत चरम पर थी। और इसी दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। और इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। ये मैं आपको याद हो तो बहुत पहले बता चुकी थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ था, मैंने उसे दिया भी था आपको लिखने के लिए। और ये क्वेश्चन की जो संसद है और न्यायपालिका में किस तरीके के इनके रिलेशन वगैरह होते हैं, कैसे क्या होता है, तो ये मेंस से रिलेटेड भी आपका टॉपिक है, इसलिए प्लीज स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में क्या आ चुका था, तनाव, ठीक है। अब तनाव कैसे आ चुका था, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था अपने, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कई पहल कदमियों पर संविधान के विरुद्ध माना। और कांग्रेस पार्टी का क्या मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। और कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़ा अटका रही है। ध्यान से समझिएगा कि उस टाइम पे ना तो सुप्रीम कोर्ट की चल रही थी, ना प्रेसिडेंट की चल रही थी तो सिर्फ और सिर्फ चल रही थी सुपर लेडी इंदिरा गांधी जी की। किसी की नहीं सुनने वाली थी वो। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे की गई है, पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं दिया गया, आप समझ लीजिए कि किसका नाम आता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि कांग्रेस में अभी सत्ता पे कौन थी, वही थी ना। और इन्होंने कह दिया कि अब तो ये भी काम, क्या हम गरीबों के लिए स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। उन्होंने कहा अरे संसद सर्वोच्च है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, कि मतलब ये बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उसको वो वेरीफाइड करता है कि हाँ, मतलब कि जो भी हमारे संविधान में लिख दिया गया है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पे जज करेंगे कि किसको यहाँ पे पनिश करना है, किसको रिलीज करना है, किसको छोड़ना है, सब उसी आधार पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशंस आप देख रहे हो कि दोनों में तनाव आ चुका था। और इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकारी को निजी अधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सरकारी जो प्राधिकारी हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, निजी, यानी कि जैसे हमारे इस अंडर पे काम कर रहे हो। और उसके बाद राजनीतिक हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही थी। और कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और अनेक विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो चुके थे। उनके अंदर ही ये विरोध तो बहुत अच्छे तरीके से चल ही रहे थे। और ऊपर से वही था कि हमने इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इतनी बड़ी पब्लिसिटी हासिल कर ली है। और उसके बाद एक होता है ना, हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि जो भी है अब हम ही हैं, कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा हमारा, हम किसी से क्यों डरे। तो ये सारी जब घटनाएं आ जाती हमारे अंदर, मन में आती है कि हम किसी से क्यों डरे। तो भैया जब आप किसी से डरोगे नहीं तो आपको नीचे उतारना फिर काम बन जाता है। यही हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक संदर्भ, अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी मतभेद चल रहा था सबसे ज़्यादा ना। यहाँ पे जब सरकारें आती हैं तो सब पे इफेक्ट पड़ता है, सब पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो राजनीति हो, यहाँ पे जितने भी स्वतंत्र वाली संस्थाएं हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, उस पर किसी का दबाव नहीं चलता है। वो जिस पर भी आरोप लगाना चाहे, हाँ आरोप तथ्यात्मक होने चाहिए, हवा हवाई वाले नहीं होना चाहिए, वो लगाएगी, उन्हें सजा देगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सिर्फ देती है, संविधान में जितनी बातें आप लिख दोगे उस आधार पे ही वो क्या करेंगी कि वहाँ पे बात करेंगी।
कि संविधान में ये लिखा गया है। और आपको पता भी होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो वो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हुआ आर्थिक संदर्भ, जरा इस पर बात कर लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भैया यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा आया और बहरहाल ये 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा भी था। और आप लोगों की ना एक बहुत बड़ी समस्या, आप लोग कभी भी कमेंट बॉक्स में क्या करते हो कि वहाँ पे अपना आंसर नहीं लिखते हो, या तो आपसे बनता नहीं है, आप बताना नहीं चाहते हो कि कहीं मैडम को पता ना चल जाए। तो देखिए, ऐसा टेंशन मत लीजिए, हम कहीं भी पेपर लीक नहीं करने वाले हैं। आप एक छोटे से क्वेश्चन के यदि आंसर दे देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि पढ़ रहे हैं आप लोग। और यदि जो भी ऐसा समझ रहे हो ना कि ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, सो प्लीज़ यू कैन गो, आप जा सकते हो यहाँ पे। फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और जिसे लगता हो कि हाँ पढ़ने से कुछ निकल रहा है वही रुके, वरना मैं तो कहूँगी कि आप लोग ऐसे जहाँ पे इंटरेस्ट ना हो वहाँ पे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वही टाइम कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलने वाले हैं। जो एनसीईआरटी में अभी ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, बिल्कुल मुझे पता है कि हम एडवांस ज़्यादा पहुंचते हैं बेसिक के कंपेयर में। सोचते हैं कि बेसिक तो क्या मतलब नॉर्मल वाली बातें पढ़ें, हम एडवांस पढ़ के बहुत यूपीएससी कर रहे हैं तो 12th क्लास के एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। ऑब्वियसली पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और उससे हमें सारी चीज़ें ओवरऑल कवर हो ही जाती है। बट आपको पता हो कि थोड़ा भी मेंस भी लिखना है, प्री बस नहीं निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमारी समझ होना बहुत ज़रूरी है। सो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, गरीबी हटाओ का तो नारा दिया, इसी से उनकी जो पब्लिसिटी थी वो बढ़ी भी थी। और 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा खास सुधरी नहीं, यानी कि खास सुधारों में अचानक से मतलब इतना डल हो गया था। जहाँ 5.4 का हमारा टारगेट था, हमने 2.6 ही अचीव किया था। तो इतना मतलब इतना ज़्यादा गिरने के बाद हम अचानक से कैसे उभर सकते थे। तो उन्होंने तो वादा कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ, लेकिन हो नहीं पाया। और जब हो नहीं पाया और बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ कि और ज़्यादा समस्या आ गई, क्योंकि युद्ध हुए। ऑब्वियस है कि युद्ध हो गए तो हमारा खर्चा तो होना ही था। और लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। अभी संकट तो युद्ध में जो हुआ तो हुआ, और जो पूर्वी पाकिस्तान दैट मीन्स आपके बांग्लादेश के जो पब्लिक थे वो कहाँ आ चुके थे, हमारे भारत की सीमा पर आ चुके थे। और इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ा, और युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की क्या की यहाँ पे सहायता देना बंद कर दिया। क्योंकि आपको यदि ये शीत युद्ध जो कोल्ड वार हुआ था उसकी घटना याद हो, तो हमने 1971 में वहाँ पे बात की गई थी, इसी युद्ध में क्या किया था, रशिया से हेल्प ले ली थी। और जैसे ही हमने रशिया से हेल्प ली, पाकिस्तान मिल गया अमेरिका में, और अमेरिका हमसे क्या हो गया, रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया बेचारा। और उसने क्या किया, हमारे सारे जो भी अमेरिका से ट्रेड वगैरह चल रहे थे वो बंद कर दिया, जो भी हमें हेल्प दे रहा था वो भी बंद कर दिया। तो अब और समस्या आ गई, यहाँ पे सुधारना तो चाह रहे थे लेकिन समस्या तो अब दूसरी ही खड़ी हो गई। और इस अवधि में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई। लो, समस्या पे समस्या कि हम तो कह दिए, कहने बस से थोड़ी ना होता है यार, करना पड़ता है। तो हमने बहुत बड़ी 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 बातें कर दी, हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वो मतलब कहीं लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। और उस लिस्ट में टिक लगा जाए कि कौन कौन से, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो यही सिचुएशंस बनी। और जब बनती है तो फिर जनता कहती है कि भैया अब तो नहीं आने वाले हो तुम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तेल की कीमत भी बढ़ जाती है। इससे क्या हुआ, विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी, महंगाई इंडिया में भी बढ़ गई, क्योंकि जो भी हम आयात कर रहे थे वो काफ़ी महंगा हो रहा था यार। तो हम अपने मतलब कहाँ से लगाएंगे, तो उसके लिए कीमत तो बढ़ानी पड़ती है। और इसके बाद क्या हुआ कि 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। और इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों में भारी कठिनाई हुई। कहाँ, गरीबी हटाओ, और आपने गरीबों को ही चूस लिया। यानी कि यहाँ पे गरीबी हटाओ तो छोड़िए, गरीबों के पास अब था नहीं कि अपनी जो बेसिक नीड की जो भी उनका डेली का दाल चावल या सब्जी वगैरह वही खरीद के खा ले। तो इतना भी अब इतना सब कुछ महंगा हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया। अब
क्या हुआ कि अब लोगों ने कहा था कि अरे यार धोखा दे गई ये तो हमें, मतलब बेवफा निकल गई। इन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे और ये तो अब दोगुनी कीमत पे सारी चीज़ें बढ़ा रही हैं, गरीबी कहाँ से हटेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। यानी देखिए एक बात यहाँ से साफ आपको क्लियर हो रही होगी कि इतना भी आप जो लीडर्स होते हैं उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते हैं मेरे हिसाब से, आप जो भी सोचते हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे देखिए हमने नेहरू जी के टाइम पीरियड में देखा, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में देखा कि सिचुएशंस कैसी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा अब इंदिरा जी के टाइम पीरियड में भी युद्ध वगैरह झेलने पड़ रहे हैं, वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं, अमेरिका भी हमसे अब रिश्ते अच्छे नहीं बना रहा है, जो भी थे वो भी ख़त्म कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ से हमारी सहायता मिलने के रास्ते थे वो हमें बंद होते दिखाई दे रहे। तो एक अच्छा लीडर भी क्या करेगा, आप ही बताइए कि एक अच्छा जो लीडर होगा वो आपको क्या करेगा। जब अकाल आया था हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। और सरदार जी ने कहा था कि भैया एक ही टाइम का खाना खाओ, क्या करोगे, मतलब आप या तो सुबह का खाओ या रात का खाओ, तो एक ही टाइम का खाना खाओ, क्योंकि अभी हमारे घर में क्या है, बहुत बड़ा संकट आया है और हमें मिलजुल कर निपटना होगा। तो इसमें से क्या हो रहा है कि अब तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि हमेशा जो हम कहते रहते हैं नेताजी ऐसे नेताजी वैसे वो तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। मैं किसी के नेता के फेवर में नहीं जा रही हूँ, बट जो अभी ये पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि सिचुएशंस कैसी बनती है। भले ही जनता आक्रोश में आ जाती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे कर रही है, अरे यार कितना करेगी, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ग्रामीण इलाके थे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी हैं, और उसके बाद औद्योगिक स्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को भी रोक दिया। अब खर्च इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि यहाँ पे जो काम कर रहे थे उनके वेतन को भी रोक दिया जाता है। और इससे जो सरकारी कर्मचारी थे इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा और इससे कृषि की पैदावार में भी भारी गिरावट आ गई। अब इसमें क्या होता है कि कृषि जब प्रकृति धोखा देती है तो कोई क्या कर सकता है यार। अब यहाँ पे इसमें प्रकृति धोखा देगी। अब खाद्यान्न का जो उत्पादन था 8% कम हो गया और आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल उत्पन्न हो गया। और इस स्थिति में क्या हुआ कि गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। भैया विरोधियों को इतना ही काम होता है, ये नहीं कि किसी को दे दे अच्छे से जाके और अपने आने के लिए। देखिए यहाँ पे कैसे ये कितनी घटिया चीज़ होती है। खैर उनका जो भी है अच्छा ही है कि यहाँ पे जब भी हमारा किसी का घर जल रहा होता है ना, हम कहते हैं अरे उसने जलाया होगा, हम उसे भड़का रहे हैं, उसे आग बुझाने नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अरे तुम्हारी उससे दुश्मनी थी ना, उसने ही जलाया होगा, यदि तुम हमसे खास मित्रता किए होते तो हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाते। अरे भैया मित्रता नहीं किए फिर भी कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो नहीं कर रहे हैं और कर दोगे आप तो ऑब्वियस है कि हम शर्म के मारे मर जाएंगे कि आप इतने अच्छे इंसान हो और हमने आपको छोड़ दिया और हमने इस घटिया इंसान को पकड़ लिया। तो नहीं, ऐसा तो वो करेंगे नहीं, वो हमें और भड़का रहे। तब तक हमारे घर की जो आग लगी थी वो और बढ़ गई और पूरा घर जल गया। जो हम बचा भी लेते तो उनकी बकवास सुनने में और फिर हमारे अंदर भी खून खोले कि हाँ किया तो उसी ने होगा, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अभी उसने हेल्प नहीं की हमारी, बस हमें और आग लगा के चला गया, अंदर भी लगा गया, घर के अंदर तो लगी थी। यही सिचुएशन से यहाँ पे विरोधी कर रहे थे कि अब जनता को और भड़का रहे थे। देखिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है, अब इनके बस में तो कुछ है नहीं किसी या कुछ ऐसा स्कीम लॉन्च कर दे ये लोग कि चलो इतने लोगों को समाज सेवी बन के ही कर दीजिए ना, सत्ता पे नहीं तो क्या हुआ, समाज सेवी बन के आप कर दीजिए कि हम इतने लोगों को इतना फ्री देंगे, जहाँ पे आपकी सरकार चल रही है वहाँ पे फ्री कर दो आप, क्या दिक्कत है। जब यही इतनी ही बात है तो फिर कर दो, जनता ऑटोमेटिक आपके खिंचाव पे आ जाएगी। लेकिन ये क्या करेंगे, जनता को इन्होंने भड़का दिया। और देखो ये जो सत्ता पे सरकार है इतनी महंगाई बढ़ा दी इसने, तो अब क्या होगा कि जनता के मन में लगेगा अरे बाप रे ये मतलब सरकार घटिया है, हमने गलत चूज कर लिया, हमारे तो यही वाले अच्छे थे और हमने किससे चुन लिया, क्योंकि ये हमें भड़का रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये हमें और भड़का रहे हैं और हमें सड़क पे आने को बोल रहे हैं और हम यहाँ पे आंदोलन वगैरह करें, बस इनकी यही मंशा है। और हम क्या कहें,
अब क्या होगा कि इनका बोलबाला होगा कि आप हमें सत्ता में लाए होते तो हम कर देते, हमको लाए ही नहीं, भुगतो जिससे लाए हो, अब उसकी जो भी मार कर रहा उसे झेलो, क्या करोगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ पैर बंधे हैं। अब ऐसे ये बोल रहे हैं और हमें क्या कर दिया इन्होंने, हमारे अंदर तो और आग लगा दी और अपनी रोटियां अच्छे से सेकने लगे। लोगों को लगेगा हाँ सही है, कांग्रेस मतलब विपक्षी पार्टी में जाना चाहिए था। अब 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर भी उठने लगे थे और ये स्वर इस अवधि में क्या हुए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनके मध्य भी थोड़ा सा मतभेद पहले से ही चल रहा था, अब और ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि संसदीय राजनीति के में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी और इन समूहों ने क्या किया कि मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का इन्होंने सहारा लिया। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो समूह थे मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नस्लवादी के नाम से जाने जाने लगे और ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गए। अब देखिए ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जो भी है, हालांकि जितने भी वर्ड आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि जो भी मेरे साथ कंटिन्यू होंगे तो यहाँ पे ये ऐसे वर्ड कई बार इस्तेमाल हो चुके हैं। माओवादी हो, चाहे आपके नक्सलवादी हो या लेनिनवादी हो, मार्क्सवादी हो, सारी चीज़ें सुन चुके हैं। इनका एक ही मर्पज होता था, अब इनका तरीका अलग होता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबका एक ही क्या पर्पस था कि हमें क्या करना है, इस यहाँ तक मतलब कि जो अमीरों का ये विरोध करते थे और गरीबों का सपोर्ट करते थे, बस इनका यानी कि कृषक वर्ग या श्रमिक वर्गों के साथ रहते थे और अमीरों का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। जितने भी ये संगठन है ना, जितने चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे लेनिनवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे माओवादी हो, सबका पर्पज एक ही था। कहीं ना कहीं रास्ते अलग अलग चुने इन्होंने, कोई शांति से सुलझाना चाहा तो कोई खूनी विद्रोह करके सुलझाना चाहा, कोई किसी भी तरीके का रास्ते इन्होंने अलग चुन लिए। देखिए जो मार्क्सवादी है, लेनिनवादी है, ये रूस और चाइना के हैं, बट जो नक्सलवादी है वो अपने इंडिया का है। ठीक है वही, फिर से मैं बता दूं आपको कि है वही, पर्पज एक ही है। क्योंकि आप सभी का, आपका, हमारा, अदर स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे सुन रहे होंगे, हम अलग अलग इलाके के हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए यूपीएससी की जॉब निकलती है और वहाँ पे हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं, यूपीएससी निकालना चाहते हैं, बट टारगेट हमारा मतलब कि रास्ता हमारा अलग अलग है। लवासना तक जाने के लिए, यूपीएससी निकालने के लिए आप कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते होगे, हमारी कुछ रास्ता अलग है, हमारा कुछ अप्रोच अलग है, दूसरे व्यक्ति का कुछ अप्रोच अलग है, सेम इसी तरीके से। बट हमारा एक मेन टारगेट है, हम सबका क्या है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। भले ही हम किसी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, किसी को 4 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, किसी को 1 साल लगे, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली इनका भी मकसद एक था और ये अलग अलग कंट्री के थे, चाहे वो आपका मार्क्सवाद हो, चाहे लेनिनवाद हो, चाहे लेनिनवाद को ही माओवादी कहा जाता था, और नक्सलवाद, ये नक्सलवाद अपने इंडिया का, इन सब का मतलब एक ही था कि श्रमिक वर्गों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें क्या लगता था कि जो अमीर है श्रमिकों को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो पूंजीपतियों के प्रति इनका विद्रोह होता था, श्रमिकों के प्रति इनकी संवेदना होती थी। इतना आपको याद रखना, कहीं भी आ जाए ना, यही समझिएगा कि इसमें सिर्फ एक ही रीजन था। हालांकि लेनिनवाद खूनी विद्रोह अपनाता, मार्क्सवाद कुछ शांति से करना चाहता है, नक्सलवाद का तो आप देख ही रहे हो कि जो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है वो किस तरीके से वहाँ पे ना तो ये लोग काम करने दे रहे हैं, और गलती क्या है ना कि गवर्नमेंट भी अभी तक वहाँ तक गई नहीं थी और अब जा रही तो ये जाने नहीं दे रहे हैं। किसी दिन मैं नक्सलवाद आपको पढ़ाऊँगी और नक्सलवाद में आप लोग देखेंगे कि एक तो ये गवर्नमेंट की भी हिम्मत नहीं कि इन्हें ख़त्म कर दें, क्योंकि ये हमारे देश की जनता है और ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये भी आपको याद रखना। कभी नक्सलवाद सुने आपको लगा बाप रे आतंकवादी संगठन ही नहीं है, ठीक है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ ना तो इनके लिए आज भी ना एजुकेशन की सुविधाएं हैं, ना हेल्थ सेक्टर की कोई सुविधाएं पहुँचाई जाती है, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। तो इसीलिए इनको नफरत होती है इन सबसे कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो काहे के लिए ये सब बवंडर पाल के रखे हो, और इसीलिए अपना एक संगठन बना के सरकार से ये विद्रोह करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। और यहाँ पे किस लिए करते हैं, अपने हक के लिए करते हैं, ठीक है। कभी ये किसको, गरीबों को नहीं मारते हैं, कभी भी नहीं मारते हैं।
आप देखोगे कि सरकार के ही आदमियों पर ये ज़्यादातर हवा बोलते रहते हैं। और उसमें खैर सैनिक वगैरह भी कुछ अभी बीच में आया था कुछ महीने पहले कि यहाँ पे कुछ सैनिकों को मार दिया गया था नक्सलवादियों के द्वारा ही। तो ये घटनाएं अब क्योंकि ये उग्रवादी रूप धारण कर रहे हैं, गवर्नमेंट अब क्या हो रहा है ना कि अब तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सुधार, क्योंकि पहले तो ये पनप चुके थे लेकिन अब गवर्नमेंट भी सुधार करने जाती है इन इलाकों में जो पिछड़े इलाके हैं। तो अब ये करने नहीं देते, रोड बनवाना है, बिजली पहुंचाना है, तो मशक्कत मतलब इंजीनियरों को ही मार मार के भगा देते हैं। तो इस तरीके से अब और भी समस्या कई सारे इसके लिए एक्ट वगैरह भी बनाए गए हैं, कानून वगैरह भी लाए गए हैं। तो किसी दिन मैं आपको डिटेल से ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से करवा दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। अब आते हैं यहाँ पे गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार के आंदोलन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि दोनों ही राज्य जो थे, यानी चाहे वो गुजरात हो चाहे वो बिहार हो, इनमें क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के छात्र आंदोलन के इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही था और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी यानी कि इसके क्या हुआ दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। और 1974 यानी कि 1974 में क्या हुआ, जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य जो भी यहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने क्या किया, 1974 में जो गुजरात के स्टूडेंट थे ये क्या करते हैं, जितनी भी समस्याएं दिख रही थी तो आंदोलन शुरू कर देते हैं, ठीक है। पूरी सिचुएशन जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा, एक केस स्टडी पूरी आपकी तैयार हो रही है। उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू कर देते हैं और अब बाद में देखने को मिलता है कि इसमें हुआ क्या था, जो छात्र थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शारीरिक हो गई, यानी कि शरीक हो गई, मतलब कि क्या हो गया कि शामिल हो चुकी थी, क्योंकि विद्रोहियों को तो चाहिए था, किसी न किसी को तो वो भड़का रहे थे, सामने डायरेक्ट तो आ नहीं सकते थे, बट जनता आएगी तो इससे सरकार का जो है वो प्रभुत्व गिरेगा, इसलिए कुछ ऐसे तरीके से वो भी आके इसमें शामिल होते हैं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। और ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अपनी विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो, इसमें राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है और क्यों लगाया जाए, तो इसमें से आप लोग देखेंगे कि ये कैसे क्यों लगाया जाता है। जरा इसको थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट थे वो तो आंदोलन करते ही हैं और उसके बाद क्या होता है कि गुजरात में अब राष्ट्रपति पर्टिकुलर एक स्टेट में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की अब मांग कर दी और कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनियतकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और मोरारजी ने क्या किया कि अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे और विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस ही दोनों थी, जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस थी वो हार गई। कहाँ पे? गुजरात में। अभी ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही, विधानसभा चुनाव जरूरी नहीं कि जिस टाइम पे गुजरात में होंगे उसी टाइम पे अदर स्टेट में भी होंगे, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस ओ थी वो क्या कर गई, उसके हेड जो अभी मेन माने जाने लीडर थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये बिल्कुल बोल दिए कि हम भैया भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और गांधी जी ये पैतरा दे के ही गए थे कि जब भी कोई ना माने बात तो भूख हड़ताल पे बैठ जाना। सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी हमारी कोई बात ना माने आज हम खाना ही नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाएंगे जब तक कि क्या करोगे, और बिना खाना खाए पानी पिए कोई जी नहीं सकता। तो इसलिए मजबूरन क्या करना पड़ता है फिर कि यहाँ पे उनकी बातें माननी पड़ती है। हमेशा गांधी जी यही पत्रा बनाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि 1974 से के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जय प्रकाश नारायण यानी कि जेपी को बुलावा भेजा
इसे लोकनायक के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो जेपी थे ना, तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में ये लगे हुए थे। और छात्रों ने क्या किया कि आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। और जेपी ने क्या किया कि छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, क्योंकि अब राजनीति छोड़ के वो समाज सेवी बन चुके थे। तो एक ही शर्त क्या थी कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना जो भी आंदोलन वगैरह कर रहे हो तो करोगे, और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। और इस प्रकार यानी कि इन्होंने कहा कि अभी यहाँ तक नहीं सीमित रखना, आगे भी बढ़ना है। और इस प्रकार जो छात्र थे एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया। और इसके बाद क्या होता है, यानी कि जो छात्र आंदोलन था एक राजनीति में बदल चुका था। और उसके भीतर यहाँ पे जो आपकी राष्ट्रव्यापी अपील हुई और जीवन के हर क्षेत्र में लोग अब आंदोलन में आ जुड़े। और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और उन्होंने क्या किया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। और बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा और बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि हम एक ही शर्त पे आएंगे, वो शर्त आप जान चुके हो। और इनका मकसद क्या था कि अब बिहार से भी, गुजरात से तो हमने, मोरारजी देसाई ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार हटा दी, सॉरी गुजरात है, ठीक है। अब इनका टारगेट अगला था बिहार की। बिहार में भी आप स्टूडेंटों को कह दिएगा तो ऑल ओवर इंडिया पे करो, प्रोटेक्शन करना है, वरना या प्रोटेक्ट करना, सॉरी इंडिया पे करो या तो आप बंद ही कर दो, मैं नहीं आने वाला हूँ। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो आंदोलन का प्रभाव था वो राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। और इससे क्या हुआ कि देश के रोजमर्रा के कामकाज में यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि 1975 में जेपी ने क्या किया कि जनता के सांसद यानी कि संसद मार्च का नेतृत्व किया। और देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी कि जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पीरियड पे हुई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि भारतीय जनसंघ कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। और इन दलों ने क्या किया कि जेपी को इंदिरा गांधी जी के विकल्प के रूप में पेश किया। और बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन विरोध का जो रणनीति थी कि उनकी आलोचना की भी यहाँ पे आलोचना भी की गई। और गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। और कहा गया कि ये जो आंदोलन थे राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। और इंदिरा गांधी जी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे। अब मानती भी क्यों नहीं, क्योंकि कोई तो ऑप्शन चाहिए था कि आपातकाल यहाँ पे लगाओ। क्योंकि आपने तो देखिए राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, ज़रा इनके आर्टिकल आप नोट ही कर लीजिए, मैं ही बता देती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों ना ढूंढें, ना मेहनत करें, इतने सुकुमार जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपातकाल के लिए आर्टिकल है ज़रा उनको नोट करिए आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आपका जो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी है, इसमें क्या बातें की गई हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आता है आपका आर्टिकल 30 यानी कि 352। कौन सा आता है 352। यहाँ पे कैसे होता है कि जो बाह्य आक्रमण हो रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, उस आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है आपका, जाके देखेंगे तो वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है आपको, तो ये लगाया जाता है आपको मतलब कि किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। हालांकि इंडिया में अभी तक कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो जो वित्तीय आपातकाल है ये कब किस आर्टिकल के तहत है, 360 के तहत है। और आपका जो है राष्ट्रपति शासन
ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लगाया जाता है और ये 356 के तहत लगाया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 यानी कि 352, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक, तो जो गुजरात में लगाया गया था, क्या लगाया गया था, वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यानी कि अब वहाँ पे जितने भी काम काज होंगे वहाँ की विधानसभा कुछ भी नहीं कर सकती। अब सारी सत्ता सेंटर के हाथ में आ चुकी है, राष्ट्रपति महोदय के हाथ में आ चुकी है। अब वहाँ पे जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो जितने भी संवैधानिक पद है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जो सेंटर के कानून बनेंगे, जो नियम कानून होंगे, वही उस स्टेट में फिर मान्य होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 1975 में इन्होंने जो आपातकाल लगाया था, देखिए क्या इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि भैया ये तो हमारे खिलाफ कर रहे थे। कौन सा, ये किसी के लिए कर रहे थे, ये तो इंदिरा जी के खिलाफ कर रहे थे। और उन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ियाँ चल रही हैं, वैसा वैसे तो हो नहीं सकता है। तो इससे क्या हुआ कि अब उनको लगा कि जो सशस्त्र विद्रोह हो रहे थे तो उन्हें लगा कि हमारे लिए हो रहे हैं और इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाना जरूरी बन गया। क्योंकि अभी मैंने बताया क्या कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जब भी होंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आपका 352 आर्टिकल के तहत। ये आर्टिकल प्लीज नोट कर लीजिए। और 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय शासन, यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इंडिया में कभी नहीं लगा अभी तक, भगवान ना करे अभी लगे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। अब आता है कि न्यायपालिका से संघर्ष, क्योंकि आपातकाल क्यों लगाया गया ये भी समझ चुके, हो सकता है आगे भी चिक रहा है। तो ये बस आप समझ चुके हो कि रीजन क्या था। इंदिरा गांधी जी ने सीधे कह दिया कि हमारे खिलाफ कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं सशस्त्र विद्रोह फैला रहे हैं और इसलिए आपातकाल लगाना उन्होंने ज़रूरी समझा। सबकी नसबंदी वगैरह करा दी और बहुत मतलब भीषण वाली समस्या खड़ी हो चुकी थी। अब देखेंगे कि न्यायपालिका से संघर्ष कैसे है, बट कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोग बस पढ़ते रहिए मन लगा के और इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। और PDF वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा तो मैं सेंड करवा दूँगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।